एक थ्योरी में आज पढ़ रहा था कि आज आज ही की खबर है कि अमेरिका के जनरल साहब ने ट्रंप से ये कहा कि भैया सिर्फ एयर अटैक से काम नहीं चलेगा एंड वी नीड टू एंड दिस वॉर। अब अमेरिका इस ये थ्योरी मैंने ये पढ़ी कि अमेरिका इस जंग से निकलने के लिए पीछे से सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान को एक साथ कर गया और वो इस जंग से खुद एग्जिट लेगा और इनको लड़ने देगा। है ये एक थ्योरी, नॉट फैक्ट्स एट ऑल, बट मेरे को इस थ्योरी में दम लगा क्योंकि डॉट टू डॉट कनेक्ट हो रहे हैं। आप लोगों का इस पे क्या मानना है? तेजावत सर, आपसे शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, इसमें है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है इस तरीके के संधि के लिए इन तीनों देशों की, वो काफी पॉजिटिव आई है और ये कहा है कि एक तरीके का जो अल्टरनेटिव सुरक्षा प्रदान करता है और अमेरिका उसका स्वागत करता है। तो आकर साहब, जो आपने जो थ्योरी दी है वो काफी रिलायबल है और वो काफी विश्वसनीय है। तो यूनाइटेड स्टेट एक चाहता है कि एक अल्टरनेटिव गुट बन जाए ताकि जो उसकी जो जिम्मेदारी है वो कम हो जाए। और एक उसके बरक्स एक वो भी है जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी कि खुद सऊदी अरेबिया की भी जो अमेरिका पे अविश्वास है और यही कारण है कि वह अपने लिए कुछ दूसरे देशों को ढूंढना चाहता है जो उसे सुरक्षा प्रदान कर सके, जो परमाणु ताकत हो या सैनिक तौर पे काफी मजबूत हो। क्योंकि सऊदी अरेबिया एक आर्थिक ताकत तो है, पर हम जानते हैं कि वह ना तो परमाणु ताकत है और ना ही उस तरीके से सैनिक ताकत है। आकर साहब जी बिल्कुल। मलिका जी, आपका ओपिनियन इस पे चाहूंगा। आकाश जी, देखिए, जैसा रावत सर ने भी बोला, तो सेकंड दैट अगर उसमें थोड़ा एक्सपैंड करूं तो कहीं ना कहीं पीट हेग्जिट ने अभी हाल ही में बताया कि $37.5 बिलियन ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं इस वॉर में अमेरिका के। कहीं ना कहीं पेट्रियट मिसाइल सिस्टम जो है, हमने देखा प्री वॉर वो हजारों की संख्या में था, अब हाफ हो चुका है। तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत अलार्मिंग बात है और ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने पूरा अपना इलेक्शंस इस कारण जीता है कि भाई मैं अमेरिका को वॉर में नहीं ले जाऊंगा। अगर आप कमला हैरिस को वोट करेंगे तो वो वॉर में ले जाएंगी, बॉडी बैग्स वापस आएंगे। और कहीं ना कहीं हमने देखा इस युद्ध में 400 से ऊपर सोल्जर्स घायल हो चुके हैं, कंटिन्यूअसली अटैक्स हो रहे हैं, जखीरे खत्म हो रहे हैं मिसाइल्स के, बहुत बड़ा हैवी लॉस है। 1.25% अभी मैं देख रही थी कि येल का जो बजट लैब है वो बता रहा है कि कैसे महंगाई बढ़ चुकी है। 1.25% एवरी मंथ महंगाई बढ़ रही है अमेरिका में। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो लग रहा था सेटअप होगी अमेरिका में, कहीं ना कहीं वापस हो रही है। कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऐसे एक्सपैंड भी नहीं हो रही हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए अभी अलार्मिंग बात इसलिए क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन सर पर है। उनके कहीं ना कहीं जो रिपब्लिकन्स हैं उनमें भी हम देख रहे हैं कि फैक्शंस नजर आते हुए आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को ओपन क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, इस वॉर को ओपन क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस वॉर को इलीगल करार देता है बहुत नंबर ऑफ टाइम्स। उन्हीं के अपॉइंटेड जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट में, डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपॉइंट किया वही इस वॉर को अपोज कर रहे हैं। तो ये अलार्मिंग बात है। और जो आपने थ्योरी की बात की, बिल्कुल अमेरिका ऐसा कर सकता है क्योंकि अमेरिका को पता है कि यहाँ से वो जल्दी रैप अप करना चाहता है, क्योंकि अब बॉडी बैग्स आने चालू हो चुके हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कॉस्ट पाइल अप कर रही है। अमेरिका एक इकोनॉमिक थ्रेड में खड़ा हुआ है, एक इकोनॉमिक क्राइसिस पर खड़ा हुआ है और उसको पता है कि अब ये वॉर से निकलना ही उसके लिए सही साबित होगा। आकर जी सो अब ईरान की बात उठी गई है तो तेजावत सर, मैं आपसे ये सवाल भी पूछ ही लेता हूं कि अब ईरान अमेरिका पे प्रेशर पड़ रहा है, जैसा कि मैम ने बताया कि दबाव अंदर से भी पड़ रहा है, बाहर से भी पड़ रहा है। होर्मुज को बड़ी मुश्किल से अभी 60 दिन के लिए खुलवाया है। तो अब व्हाट इज गोना बी द नेक्स्ट स्टेप अमेरिका के लिए भी, ईरान के लिए भी? ये अलग से इस्लामिक नेटो, ये एक बात को भी अलग रखते हैं, बट यहां पर अब क्या स्टेप होने वाला है ट्रंप का, और वहीं पलटवार में क्या कर सकता है ईरान? देखिए, खामोश जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ने बहुत अच्छी तरीके से अपना नुकसान करवाया है। क्योंकि अक्सर हमें पता है कि एक बहुत बड़ा जो खास 20% हम बात करते हैं कि व्यापार यहाँ से होता है, वो इस तरीके से डिस्टर्ब हुआ है कि जो ईरान ने जो सी माइंस बिछाई है उसको साफ करने में बरसों लग जाएंगे। खुद ईरान को भी नहीं पता है कि कहाँ कहाँ पे वो सी माइंस बैठी है। अभी फिलहाल एक जहाज टकराया था। तो अभी आप देखिए कि जैसे जैसे अगर मान लो वो खुल भी जाता है किसी संधि के द्वारा, जिसकी कोई संभावना लग नहीं रही है अभी,
क्योंकि संधियां होती है जब दोनों ही देशों के इंटरेस्ट सेटिस्फाई होते हैं, और वो अभी लग नहीं रहा है, क्योंकि इधर जो नियो कॉलोनियल इंटरेस्ट और जो खासकर ईरान के इंटरेस्ट हैं वो दोनों ही मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो संधि होने की कोई संभावना नहीं है। पर अगर ये मान लो रेगुलर हो जाती है पूरा हॉर्मुज़ स्ट्रेट, तब भी जहाजों से वो सी माइंस टकरा टकरा के अगर वो फटना शुरू होंगे, तो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी उन जहाजों को जाने के लिए इंश्योरेंस देगी, या कौन सा देश है वो उसकी सिक्योरिटी की गारंटी लेगा? और अगर हालात बिगड़ते हैं, जैसे अमेरिका पूरे वेस्ट एशिया पे वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, ये उसकी तमन्ना है, और अगर ये तमन्ना नहीं भी होगी, तो वहां के जो खासकर प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो खासकर किस किस का नाम ले, RTX, बोइंग, है ना, जनरल डायनेमिक्स, सारे ये जितनी भी जो कंपनियां हैं उनके मालिक है, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से रिपब्लिकन्स और यहाँ तक कि डेमोक्रेट्स को भी सपोर्ट करते हैं, तो ये लोग मुझे लगता है कि शांति होने नहीं देंगे, क्योंकि चंदा जाता है, इतना पैसा है ना। प्रेसिडेंट ट्रम्प के एक एक बयानों से पूरा शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो जाता था, तो ये सब लोग उनको नॉर्मलाइज होने नहीं देंगे। तो ऐसे में यूनाइटेड स्टेट के लिए यहाँ से निकलना, फिर जब निकलेंगे तो वहां की अमेरिका की जनता पूछेगी कि जैसे प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने ईरान के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके की संधि की थी, जिसमें हम उनके परमाणु ठिकानों को देख भी सकते थे। ईरान ने ये कह दिया था कि हम कोई नई मिसाइलें नहीं बनाएंगे, परमाणु हमारी जरूरत नहीं है, उसने एश्योरेंस दी थे। तो उससे बेहतर आप ऐसी कौन सी संधि के साथ आ रहे हैं इस लड़ाई के बाद में, कि जिससे हम कहें कि प्रेसिडेंट ओबामा के बाद में हमने कुछ नया हासिल किया है, जबकि आपने अमेरिका की इकोनॉमी को स्लो डाउन कर दिया है, जो 2.1% के आसपास से उसकी ग्रोथ हो रही थी, अभी वो 1.5 के आसपास है। इसमें और गड़बड़ होने की संभावना है। वहां पे बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, और जो खासकर वेस्ट एशिया में जो यूनाइटेड स्टेट की जो इज्जत थी वो मिट्टी में मिल चुकी है। कोई इस पे भरोसा नहीं कर रहा है कि अमेरिका इतना सक्षम है कि वो सबको सुरक्षा दे देगा, या जो खासकर मादुरो को किडनैप करने के बाद में अमेरिका ने जो धाक जमाई थी कि वह कुछ भी कर सकता है, ईरान ने उसको मिट्टी में मिला दिया एक तरीके से। तो क्या हासिल करके जा रहा है? तो ये है, वो चाहता है निकले, क्योंकि अभी जिक्र हुआ है कि जो खासकर उसकी मिसाइलें हैं वो आधी से भी कम रह गई है। साउथ चाइना सी में चीन की जो ताकत बढ़ रही है, और उसने अगर ताइवान पे हमला कर दिया तो अमेरिका के पास क्या है? मतलब बड़ा अजीब है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अमेरिका को जिस दोराए पे ले आए हैं, और जिन लोगों के फायदे के लिए उन्होंने ये किया है, खासकर जिनके बारे में मैंने पहले जिक्र किया, अमेरिकन जनता उनसे नफरत करती है, उन लोगों से। वो कह रहे हैं कि पैसा हमारे टैक्स का है, और फायदा कौन उठा रहा है? ये बड़े बड़े लोग उठा रहे हैं। वो तो एक मैच्योर डेमोक्रेसी है ना, वो ऐसी थोड़ी है कि एरिस्टोक्रेसी में लोग वहां के जी रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे जो एशियन कंट्रीज हैं। तो मैच्योर डेमोक्रेसी के जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं, वहाँ की यंग पॉपुलेशन है, वो इन लोगों से नफरत करते हैं, इन सारे लोगों से। पर पॉलिटिक्स है, और क्योंकि डेमोक्रेसी की ये लिमिटेशंस भी हैं, तो सब हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प को कोई बहुत अच्छे प्रेसिडेंट के रूप में इतिहास याद नहीं करेगा। आकर्ष साहब जी मलिका जी, आपकी इस पे क्या राय है? अब अमेरिका विल दे अटैक अगेन? ईरान रिटेलिएट करेगा? अमेरिका भागने की कोशिश करेगा? हाउ आप कहाँ देख रही हैं इस जंग को जाते हुए? आकर्ष जी, एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा है अमेरिका की जो एक छवि थी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की खाड़ी के देशों को। वहां पर वो बार बार ये बोलता गया, अपने एयर बेसिस स्टैब्लिश करता गया। कहीं ना कहीं हमने देखा कि वेनेजुला में, जैसे सर ने भी बताया कि वेनेजुला पर भी अटैक हुआ। नेटो को भी ट्रम्प आंख दिखाने लग गए। ये वही नेटो के देश हैं जो ट्रम्प को सपोर्ट करते थे। कहीं ना कहीं अब वो भी समझ गए हैं कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अमेरिका तो इजराइल का भी सगा नहीं। आकर जी, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में हमने शुरुआती में देखा कि कैसे इजराइल और अमेरिका एक ही बुक पढ़ रहे थे, फिर लास्ट में हमने देखा कि कैसे अलग अलग पन्ने में नजर आ रहे थे हमें, कि जहां पर डोनाल्ड ट्रम्प क्रिटिसाइज कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं नेतन्याहू के लिए, फिर बोल रहे हैं कि नहीं ये गलत है, ये ऐसे हैं, इन्होंने पहले अटैक कर दिया, नहीं करना चाहिए इजराइल ने। उसके बाद हम देख रहे हैं कि वो होस्ट करने जा रहे हैं नेतन्याहू को। तो खुद ही डोनाल्ड ट्रम्प हमारे जमाने के कंटेंट क्रिएटर हैं आकर जी। हम रोज सुबह उठते हैं, उनके बयान बदलते रहते हैं,
उनके कहीं ना कहीं उन्होंने पूरा जियो पॉलिटिक्स एक सर्कस बना के रख चुका है। अगर आप मुझसे पूछें तो हम देखते हैं रोज उनके नए बयान आते हैं। 40 बार से ऊपर उन्होंने पूरे अपने बयानबाजी करते करते गीदड़ भपकियां देते देते कि नहीं अब मैं पूरी सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा, दूसरे दिन वो बोलते हैं मैं डायलॉग डिप्लोमेसी करूंगा, तीसरे दिन वो बोलते हैं नहीं मुझे सऊदी अरेबिया और कतर ने खींच कर रखा हुआ है, नहीं तो मैं तो कल ही अटैक कर देता फुल ब्लोन। एक सुपर पावर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो वो जो सुपर पावर की कहीं ना कहीं छवि थी आकर जी, वो अब अमेरिका की नहीं रही। इनफैक्ट आप खाड़ी के देशों को देखिए, क्लास पॉइंट हाईलाइट करूंगी, खाड़ी के जितने देश हैं आज के टाइम में, यूएई को देखिए, यूएई कहीं ना कहीं पहले सिर्फ डिफेंस में जब भी बात करता था तो अमेरिका से करता था, बट अब खाड़ी के देश भी डाइवर्सिफाई करने लग गए। अब वो एशियाई देशों की तरह इंडिया की तरफ देख रहे हैं, कोई पाकिस्तान को देख रहा है, अपने ऑप्शंस डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया एक यूनिपोलर वर्ल्ड से एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जाते जा रही है। आकर जी, इस युद्ध के बाद स्पेसिफिकली सब अपना एक सेल्फ इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि रख रहे हैं, और अमेरिका का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अब देश कम कर रहे हैं, अमेरिका को इतना सर्वोपरि नहीं मान रहे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.